Hello students. So we are discussing about the history first chapter, the rise of nationalism in Europe. So in previous two lecture we have discussed some topics, and now I am going to start the new topics in this chapter, that is the making of nationalism in Europe. Before this topic we have a short introduction about the French Revolution and changes in the European society. So let me try to understand how the nationalism feeling was spread among the European other regions, or you can say that the states. So let me understand about this topic. First of all, अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी से पहले, स्पेशली मिड 18th सेंचुरी से पहले यूरोप में किसी भी नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. नेशन स्टेट एक ऐसी एरिया को कहा जाता था जहाँ पर पूरी सोसाइटी के लोग किसी कॉमन आइडेंटिटी के अंतर्गत आया करते थे. उनको एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी दी जाती थी, उनको एक नेशनल सिंबल दे दिया जाता था. सिंबल नेशनलिज्म या आइडेंटिटी को दिखाने के लिए कोई सिंबल दे देना, सॉन्ग दे देना, या इस टाइप की चीज़ों को प्रैक्टिस की जाती थी. तो ऐसे किसी एरिया के को या ऐसे किसी पार्टिकुलर एरिया को हम नेशन स्टेट के रूप में देखते हैं. लेकिन मिड 18th सेंचुरी से पहले नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है, इसके बाद धीरे धीरे अदर्स जगहों पे हमें नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है. नेक्स्ट हम जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे जर्मनी. अगर हम जर्मनी की बात करें तो ये जो जर्मनी थी ये पूरी तरीके से कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड थी. इटली, ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी. तो अब इनको यूनिफाइड करने की कोशिश की गई. तो बहुत सारे पीपल्स सामने आते हैं जो इस प्रोसेस का एक हिस्सा बनते हैं, और फिर धीरे धीरे इसको एक सिंगल नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया. ऐसे ही बहुत सारे हमको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, जहाँ पर हमने किसी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड किसी एरिया को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया. या कोई बहुत बड़ा एरिया थी, जैसे ऑटोमन एम्पायर था. तो ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ, एक बड़ा एरिया था लेकिन वो टूट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो ऐसे कॉन्सेप्ट हमको दिखाई पड़ते हैं. उसमें अगर हम देखें सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे, तो मैक्सिमम हमें एरिस्टोक्रेसी दिखाई पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी हमको दिखाई देती है. अब बात आती है कि एरिस्टोक्रेसी क्या थी या इसका मतलब क्या है. एरिस्टोक्रेसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहा गया था जो अपने आप में एक कॉमन वेज में एक दूसरे से यूनाइटेड होते थे. इनके पास अपने आप में एक बड़े बड़े टाउन्स हाउसेज होते थे, एक कंट्री साइट्स होती थी जो इनके कंट्रोल में हुआ करती थी. सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो ये रिच पर्सन्स हुआ करते थे, जिनके पास ज़मीनें अच्छी होती थी, अपने खुद के मकान बहुत अच्छे होते थे, किसी एक बड़ी एरिया को कंट्रोल करने की पूरी कैपेसिटी इनके पास हुआ करती थी. तो ऐसे लोगों को एरिस्टोक्रेसी कहा गया था. और उस समय में यूरोपियन सोसाइटी में हमें एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेशन दिखाई पड़ता है. ये हर तरफ अपने आप को बहुत बड़े पैमाने पे सुप्रीमेसी रखते थे. पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत बड़ा दबदबा देखने को मिलता है. अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से यूरोपियन कंट्री में डिवाइड थे, या किस तरीके से इनका फैलाव देखने को कैसा मिलता है यूरोपियन सोसाइटी में, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट था, यानी हमारा जो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे ऐसे पीपल्स या ऐसे लोग होते थे
जो छोटे मोटे किसानों को अपनी ज़मीनें दे दिया करते थे उस पे काम करने के लिए, जिनको टीनेंट्स कहा जाता था। कुछ इन स्मॉल ओनर्स होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन या अपनी जायदाद होती थी, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती थी, और वह किसी को उधार वगैरह देना, किसी को क्रेडिट करना, इस तरह के वर्क में वो इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो इसमें हम पूरे वेस्टर्न यूरोप में देखें तो वहाँ पे टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स बड़े पैमाने पे हमको दिखाई पड़ती हैं। जबकि हमारा जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे उनको देखने को मिलता है। तो फार्मर्स वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक और तरीके में भी हमको चेंजेस दिखाई पड़ते हैं कि आपका जो वेस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप का कुछ पार्ट जो होता था वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा ग्रोन अप होना शुरू हुआ था। टाउन्स वहाँ पे धीरे धीरे बनने शुरू हो गए थे, यानी हमारे विलेज से वो टाउन्स एरिया में कन्वर्ट होते चले गए थे। और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉमर्शियल क्लासेस जैसी कॉन्सेप्ट हमको दिखाई पड़ती हैं। जबकि हमारा जो और भी कई ऐसे पार्ट्स थे वहाँ पे बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। जैसे हमारा फ्रांस था, जर्मन था। तो ऐसी जगहों पे हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत थोड़ा स्लो थी, थोड़ा बाद में आई थी। जबकि हमारा इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहली शुरुआत हमको वहीं से दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से हम देखें तो 18th सेंचुरी की टाइमिंग में हमारा जो यूरोप था वो कुछ इस टाइप में डिवाइडेड था कि उसका जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे टीनेंट्स और स्मॉल ओनर के द्वारा वो पूरा एरिया हमारी बनी हुई थी, लैंड्स वहाँ पे बने हुए थे। हमारा जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे सर्फ वगैरह ज़्यादातर मिलते थे, वहाँ पे बड़े बड़े स्टेट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, ट्रेड के मामले में बात करें, तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का कुछ पार्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रेड के मामले में, टाउन्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आगे था। अगली चीज़ जो हमको ध्यान देना है कि इसी के साथ साथ, यानी एक तो हमारी सोसाइटी में कौन आए, एरिस्टोक्रेसी, इट मीन्स जिनको हम अभिजात वर्ग या इन्हें हम कह सकते हैं कि अमीर पर्सन, तो ये रिच पर्सन हुआ करते थे जिनका दबदबा पूरी तरीके से सोसाइटी पे और पॉलिटिक्स पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हमारा एक नया क्लास सोसाइटी बन जाती है जिसको कहा गया है मिडिल क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास हुआ करते थे इसमें मैक्सिमम मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन होते थे, बिजनेसमैन होते थे, प्रोफेशनल होते थे। तो ऐसे पीपल से हमारा बनता है मिडिल क्लास। एक और क्लास हमको दिखाई पड़ती है जिसे हम कहते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो हमारे बहुत ही फाइनेंशियली वीकर पर्सन हुआ करते थे, इनके द्वारा हमारा बनता है वर्किंग क्लास। और मिडिल क्लास में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल जैसे लोगों को शामिल करते हैं। तो इस तरीके से यूरोप में हम देखें तो हमारा एरिस्टोक्रेसी देखने को मिलता है, वर्किंग क्लास सोसाइटी देखने को मिलती है, मिडिल क्लासेस हमको दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो वर्किंग एंड मिडिल क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये हमको यूरोप में जब 19th सेंचुरी में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ उस समय में यह कॉन्सेप्ट हमको मिलता है। इसी के बाद हमारा एक जो एजुकेटेड पर्सन थे, जो लिबरल मिडिल क्लासेस पॉपुलेशन थे, इन्होंने धीरे धीरे एरिस्टोक्रेसी की जो प्रिविलेजेस थी, उनको जो जन्मजात या बर्थ बेस्ड जो उनको एडवांस राइट्स दे दिए गए थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो ये बात हुई हमारी यूरोप 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी के बीच में हमारा यूरोप कैसा था।
आगे हम देखना चाहेंगे तो हमारा अगला जो टॉपिक है जो हमें देखना है, लिबरल नेशनलिज्म। अब बात आती है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। लिबर यानी हम देखें तो लिबरल जो बना है लिबर वर्ड से बना है, जो लैटिन रूट उसका वर्ड है लिबर होता है, और जिसका मतलब होता है फ्री। इट मीन्स हम फ्री हैं, आज़ाद हैं, दैट इज़ द लिबरल। तो इसमें हमारी जो मिडिल क्लास जो सामने आती है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, उसने अपने आप को सिंबलाइज किया फ्रीडम के बारे में। उसने लोगों के सामने ये कॉन्सेप्ट दिया कि लॉ के सामने हर एक पीपल इक्वल है। इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने गवर्नमेंट को बाय कॉन्सेंट का मतलब पीपल्स के द्वारा, तो बाय कॉन्सेंट गवर्नमेंट्स की बात इन्होंने करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो नेशनलिज्म जो धीरे धीरे चल रहा था वह अब लिबरल नेशनलिज्म की तरफ होना शुरू हुआ। इट मीन्स हमारे ऊपर कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं होगा, कोई ऑटोक्रेटिक नहीं होगा। वी आर द फ्री टू चूज द गवर्नमेंट, मेक द गवर्नमेंट। सो इन दिस वे वी फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म। तो ये लिबरल नेशनलिज्म जो थी ये हमको दो लेवल पे दिखाई पड़ती हैं। पहला है पॉलिटिकल स्फेयर में और दूसरा हमको मिलता है इकोनॉमिक स्फेयर में। तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल लेवल पे लिबरल नेशनलिज्म में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हम देखें तो गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वह कैसी होनी चाहिए, बाय कॉन्सेंट में पीपल्स के द्वारा सेलेक्टेड होनी चाहिए। दूसरी बात कही गई एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अब ध्यान दीजिए कि इससे पहले हमने एरिस्टोक्रेसी दिया, अब यहाँ पे ऑटोक्रेटी है। ऑटोक्रेटी का मतलब होता है तानाशाही। तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक जो चीज़ें थी, किंग क्वींस का जो शासन था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, फिनिश करने की बात कही गई। तो पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरल नेशनलिज्म ने ऑटोक्रेसी को फिनिश कर दिया। अगली चीज़ उन्होंने कहा एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बात कही गई कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन स्टेट है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसे रूल रेगुलेशन का सेटअप जो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करे, जो पीपल्स को राइट्स दे सके। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेशन की बात हमारे लिबरल नेशनलिज्म में देखने को मिलती है। अगली चीज़ जो बताई गई एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। ये हमारे जो एरिस्टोक्रेसी जैसे पीपल्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब इसको उन्होंने प्रॉपर्टी का जो राइट था एरिस्टोक्रेसी के पास, उसको धीरे धीरे क्या किया गया, फिनिश करने की बात कही गई। तो एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसमें एरिस्टोक्रेसी हमारे सबसे पहले सामने आती है। तो एरिस्टोक्रेसी के में जो उनके पास थे उसको वहाँ से ले लिया गया, फिर उनको किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई। इसके बाद हम देखें इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो लिबरल नेशनलिज्म ये कहता है कि लॉ के सामने हमारी जो पीपल्स हैं, जो हर एक सोसाइटी के पीपल्स हैं, वो इक्वल होंगे। इनमें लॉ सभी के लिए सेम है। लॉ के सामने हर एक पीपल इक्वल है, कोई किंग क्वींस नहीं है, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है। तो लॉ के सामने इक्वलिटी की बात की गई। अगला रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो बाय कॉन्सेंट हो और दूसरी के साथ वह वहाँ पे अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और इसमें एक और चीज़ कही गई थ्रू पार्लियामेंट। इट मीन्स पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी लिबरल नेशनलिज्म की एक बात आती है। तो पॉलिटिकल स्फीयर में देखिए तो हमको ये कुछ पॉइंट्स देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ये लिबरल नेशनलिज्म ने पॉलिटिकल स्फीयर में ये चेंजेस करती हैं। अगली चीज़ जो हमको दिखाई देती है वह है इकोनॉमिक स्फीयर में क्या इसने किया।
कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, उसको किस तरीके से यहाँ पर रखा गया था। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहला क्या कहा गया, फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब ये कि जो हमारे आपके जो बिजनेस क्लास पीपल्स हैं, इनके लिए मार्केट को फ्री रखा जाए, ये जाएं अपना बिजनेस करें, वहाँ पे वर्क करें। तो हमें हर एक चीज़ों को क्या किया गया, फ्रीडम उनको दिया गया। अगला जो कहा गया, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। सॉरी। अगले बात इसमें जो बताई गई, इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरल नेशनलिज्म ये कहता है कि हमारे गुड्स एंड कैपिटल के जो मूवमेंट्स हैं, उनमें जो भी इधर उधर लेन देन की बात हो रही है, उस पर जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है स्टेट के द्वारा, उसको वहाँ पे ख़त्म किया जाए, जिससे कि आसानी के साथ हम गुड्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह सेल कर सके, परचेस कर सकें। तो इस तरह की चीज़ों को इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरल देखने को मिलती हैं। अगली बात कही गई या एक जो स्टेप उठाया गया इकोनॉमिक स्फीयर के मामले में 1834 में, वहाँ पर एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको नाम दिया गया ज़ॉल्वरेन। ये ज़ॉल्वरेन जो था, एक जितने भी आपके ये पर्सन थे, बिजनेस क्लास पीपल्स थे, जो कमर्शियल पीपल्स थे, इन लोगों की बात करता है। और इनके मामले में उसने क्या किया गया कि पूरी तरीके से जो भी टैरिफ बैरियर्स थे या जो करेंसीज थी, उनको धीरे धीरे उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात कही गई, जो भी रेस्ट्रिक्शन थे उनको हटाने की बात कही गई। तो ये ज़ॉल्वरेन एक ऐसी यूनियन थी जो सबसे पहले प्रशिया में इनिशिएट हुई थी और बाद में इसको जर्मन स्टेट के द्वारा ज्वाइन भी किया गया था। इसने बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किए थे। करेंसी जो हमारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह इधर उधर फैली हुई थी, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। जहाँ पे हमारी अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया, उनके नंबर्स को घटा करके जो 30 थे वहाँ पे 2 करेंसी अप्लाई कर दी गई। इस तरीके से इस ज़ॉल्वरेन ने एक बहुत बड़ा काम किया था। तो इसमें आपका अगला टॉपिक आप देख सकते हैं कि द यूनियन एब्लिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। कि इस यूनियन ने सबसे पहला काम किया गया, टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया। जो करेंसीज अलग अलग जगहों की थी उनको उन्होंने धीरे धीरे फिनिश कर दिया। जो 30 हमारी करेंसीज उसमें अप्लाइड हुआ करती थी, उनको घटा करके सिर्फ 2 स्टैंडर्ड करेंसीज अप्लाई की गई थी। तो ये लिबरल नेशनलिज्म को जब भी हम पढ़ेंगे तो इनको हमको 2 लेवल पे पढ़ना है, पहला पॉलिटिकल स्फीयर और दूसरा हमारा इकोनॉमिक स्फीयर। तो ये हमारा है लिबरल नेशनलिज्म। अगले हमारी जो टॉपिक है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 की अगर हम बात करें तो इसमें तक हम देखें तो हमारे जो नेपोलियन बोनापार्ट्स थे, वह धीरे धीरे उनका जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। वाटरलू का जो वॉर होता है उसमें वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर इसके डिफीशन के बाद जो नेपोलियन के मरने के बाद या उसके हार जाने के बाद पूरी यूरोपियन गवर्नमेंट में एक नए तरीके का स्पिरिट देखने को मिलता है। नेपोलियन जब आया तो भले ही इसने थोड़ा सा एक अलग वे में अपने तरीके से शासन चलाया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया था। इसके आने की वजह से रिपब्लिक जैसी चीज़ें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती थी वो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। लेकिन इसकी डेथ के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी अब दोबारा से पुराने कॉन्सेप्ट पे जाना शुरू कर दी थी। तो इसके पहले हमारा मोनार्कियल सिस्टम चलता था, तो मोनार्कियल सिस्टम की तरफ ये लोग मुड़ने की कोशिश कर रहे थे।
तो इसमें हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ट्रीटी ऑफ वियना। फिर इसने क्या क्या काम किए, इसके कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट आए थे, इसने किस किस लेवल पे चेंजेस यूरोप में किए थे। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल।